हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत है। मैं मयंक शर्मा। जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर, और हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली थी। उस पर हमने छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस भी देखेंगे। उससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उस पर हम कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, वो आप यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन 1। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो हमने टॉपिक पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था, उसी पर बेस है, लेकिन थोड़ा सा इनमें हम कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे, जिससे कि क्या है, वो जो हमारी क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन 1। कोई भी एक नाम ले लेते हैं, रवि किसी वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। तो निम्नलिखित समय में चक्करों की संख्या, दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। और जो निम्नलिखित दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, देखिए 80 सेकंड, 100 सेकंड और 110 ले लीजिए, 110 सेकंड और 60 सेकंड। मेरे हिसाब से 4 आपके लिए सफिशियंट है और आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने देखिए 3 क्वेश्चन बना दिए। एक तो चक्करों की संख्या देखनी है हमें कितनी होगी, एक जितने वो चक्कर पूरे कर लेगा उसमें हमें देखनी है कि वो दूरी कितनी तय करेगा, और तीसरा हमें क्या देखना है, विस्थापन, मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इन सभी में हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि कोई एक रवि नाम का लड़का है, वो किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है जिसकी हमने त्रिज्या रेडियस क्या दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। ठीक है। अब हमें देखना है कि वो एक चक्कर पूरा करने में, मतलब एक साइकिल पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 40 सेकंड। तो उस हिसाब से हमें देखना है 80 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। 80 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वो उतनी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन को कंबाइंड करके चल रहे हैं, जिससे क्या हमारे सभी जो कंसेप्ट हैं वो एक ही क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, कि 80 सेकंड में वो कितने तो चक्कर साइकिल कंप्लीट करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए, 40 में कितनी कर रहा है, एक चक्कर पूरा कर रहा है 40 सेकंड में, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 80 में कितना करेगा, देखो कॉमन सेंस से बात करें तो हमें पता है 2 चक्कर पूरा कर लेगा। लेकिन अगर हमें सूत्र बनाए इसके लिए तो क्या होगा, चक्करों की संख्या इक्वल टू, ये क्या है, दिया गया समय अपॉन, नीचे क्या होगा, एक चक्कर में लगा समय, जो हमें टाइम दे रखा है, अपॉन जितना एक चक्कर में हमें एक साइकिल पूरा करने में टाइम लगा हुआ है। देखिए यहाँ चक्करों की संख्या देखें तो देखिए समय कितना दिया हुआ है, 80 सेकंड, और अपॉन में एक चक्कर कितने में पूरा हो रहा है, 40 सेकंड में। तो कितना आया, 2 चक्कर। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कितने कंप्लीट करेगा, 2 चक्कर कंप्लीट करेगा। हमें यहाँ पर किसका ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है कि सेकंड में दी हुई है या मिनट में। अगर मिनट में दी होती
तो हम इसको सेकंड में चेंज करते और तब 40 से डिवाइड करते। अब देखिए 2 चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब यहाँ से अगर ये चलना स्टार्ट करता है तो एक चक्कर ऐसे कंप्लीट करेगा, दूसरा चक्कर यहीं पे कंप्लीट करेगा। तो इसी में देखो चक्करों की संख्या यहाँ देख ली हमने। अगर हम बात करें ये दूरी कितनी तय करेगा, तो देखिए परिधि पर ही तो जाएगा, और परिधि का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या होता है परिधि का, 2 पाई आर। तो देखिए एक चक्कर, फिर दोबारा से दूसरा चक्कर, तो देखिए 2 इंटू 2 पाई आर। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 27 इंटू 7, और आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, क्या होगा देखिए 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मीटर। अभी इसी की मैं बात कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये पॉइंट ए है, यहीं से चलना स्टार्ट करेगा और यहीं पे आके क्या होगा वो रुक जाएगा। और हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था कि प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से चलेगा यहीं पे रुक जाएगा, तो इन दोनों जो पॉइंट है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर विस्थापन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब क्या दे रखा है, 80 की जगह 100 सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन सेम है तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा। यहाँ 80 की जगह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम 100 में भाग देंगे तो 2.5 आएगा, मतलब 2.5 चक्कर लगा रहा है, 2.5 चक्कर लगा। दूरी की बात करेंगे तो देखो ये जो चक्करों की संख्या आएगी इसी को हम क्या करेंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2.5, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा 44 88, और 88 में तो लगभग लगभग आएगा, देखिए यहाँ कर लेते हैं 25 चौक 100, 10 25 चौक 100, 110, तो 110 मीटर। इट इज क्लियर। अब देखिए विस्थापन की वैल्यू देखिए, देखिए यहाँ ए पॉइंट है, 2.5 चक्कर कहाँ होगा, देखिए एक चक्कर यहाँ कंप्लीट, फिर दूसरा चक्कर यहाँ कंप्लीट, और तीसरा चक्कर इस पॉइंट पर होगा, और इस पॉइंट को दे देते हैं हम बी, इसको क्या दे देते हैं, वी दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो यही होगा, ए से बी। अब देखिए ये 7 मीटर है, ये भी कितनी होगी 7 मीटर, क्योंकि ये क्या है, सारी रेडियस है, और रेडियस आपने पढ़ा होगा व्यास डायमीटर, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, तो 7 दूने 24, 14, 2 गुणा 7 इक्वल टू 14 मीटर। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर 110 सेकंड हो तो यहाँ पर भी 110 सेकंड डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2.3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 2.75, यहाँ पर 2.75 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें दूरी तो क्या करनी है, कितनी ट्रेवल हुई, इसमें तो हमें ये देखना ही नहीं है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। देखिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, अब देखिए 2.75 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लो 2.75, 2.75 मल्टीप्लाई 44, 0 2 4 28 0 3 3 क्या मल्टीप्लाई वही आएगा, रिपीट होगा, तो क्या आएगा यहाँ 00121, तो 121 मीटर। ठीक है, बात करते हैं विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है 2.75, मतलब 2 कंप्लीट, 2 के बाद देखिए आधे से ज्यादा कंप्लीट, और यहाँ पर आके ये रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा, तो इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, इसको पॉइंट सी दे देता हूँ, यही तो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये देखो क्या हो गई, एक जीवा हो गई। ठीक है, अब देखिए ये भी 7 मीटर है, ये भी कितनी होगी 7 मीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है,
और रेडियस है तो देखो रेडियस ये क्या बनाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और हमने पढ़ा है के स्क्वायर करंट स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो के स्क्वायर ही तो निकालना है हमें, ये के की वैल्यू तो निकालनी है, इसको मैं के मान लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इधर भी 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49, या फिर अगर हम 7 का स्क्वायर देखें तब भी वही होगा। तो देखो के स्क्वायर 49 49 98, 98 तो के इजकल टू अंडर रूट 98। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो या तो सीधा सीधा ऐसा लिख के आ सकते हैं, और आगे सॉल्व करना है तो क्या ले सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा ये 7 अंडर रूट 2 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 7 अंडर रूट 2 मीटर होगी। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप ट्राई करके देखना। उसमें 60 सेकंड है, 60 सेकंड में 40 का भाग देंगे, जितना आ जाएगा उसको हम निकाल लेंगे इसी तरह से कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम आगे और देखते हैं तो इसको हम और भी जैसे 20 सेकंड ले सकते हैं, 160 ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, मिनट को आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से न्यूमेरिकल ये हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखिए एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक गेंद जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, 14 मीटर की तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर है, जिसका स्पर्श बिंदु ए है, जो लुढ़ककर आगे की ओर गति करती है। जब स्पर्श बिंदु अपने उच्चतम बिंदु पर हो तो गेंद का एवं बिंदु ए का विस्थापन ज्ञात करो। देखो मैंने यहां पर बोला है कि एक गेंद है जिसकी जो रेडियस है वो क्या है 14 सेंटीमीटर है, जिसका स्पर्श बिंदु क्या है ए है, जो लुढ़ककर आगे की ओर गति करती है। जब स्पर्श बिंदु अपने उच्चतम बिंदु पर हो तो गेंद का और बिंदु ए का दोनों का क्या ज्ञात करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। अब देखिए हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम ये गेंद का और केवल दूरी और विस्थापन पूछ सकते थे। ये दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, विस्थापन का एक ही आएगा, वो हम अभी न्यूमेरिकल से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गेंद बनाते हैं, ठीक है, इसके साइड में एक और गेंद बना लेते हैं, ये थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, ठीक है, मैनेज कर लेना। ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। अब देखिए इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोलता है स्पर्श बिंदु, तो ये क्या हो गया, इसका स्पर्श बिंदु ए हो गया, ये लुढ़क कर किधर जा रही है, आगे जा रही है। अब इसका स्पर्श बिंदु उच्चतम बिंदु पर हो तो ये मतलब उच्चतम बिंदु कौन सा हो गया, ए, ये हो गया। तब गेंद का एवं बिंदु ए का विस्थापन देखिए,
इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? गेंद का विस्थापन क्या होगा? देखिए ये गेंद है और ये यहाँ पर पहुंच जाती है, तो पॉइंट ए इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, यहाँ पर पहुंच जाती है, पॉइंट बी इसको मान लूं मैं। भाई ये ए पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया, मतलब ऐसे बॉल मूव हुई और यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन अगर मैं गेंद गेंद की बात करूं तो गेंद तो पॉइंट ए से कहां तक गई है? पॉइंट बी तक। तो गेंद का जो विस्थापन हुआ है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो ए से बी तक हो गया। लेकिन पॉइंट ए का पॉइंट ए तक अगर हम यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन देखें तो ये हुआ, क्योंकि हमें तो यहाँ पूछा गया है कि गेंद का और बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा। तो देखिए गेंद का विस्थापन जो तो कहां से हुआ? ए से बी तक हुआ, लेकिन पॉइंट ए का कहां से हुआ? ए से यहाँ ए तक। ठीक है, दोनों बात अलग अलग है, ये आपको समझना पड़ेगा कि गेंद का विस्थापन क्या होगा या बिंदु ए का विस्थापन। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बिंदु ए का विस्थापन तब आपको कैसे सॉल्व करना है, और पूछे गेंद का विस्थापन तब आपको कैसे सॉल्व करना है, दोनों के लिए अप्रोच अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेंद के विस्थापन की। अब देखिए गेंद का विस्थापन क्या होगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखिए भाई पॉइंट ए है वो कब पहुंचेगा पॉइंट ए तक? जब तक ये बॉल यहां तक गति करेगी, ऐसे गति करेगी तभी तो पॉइंट ए ऊपर पहुंचेगा, मतलब आधी बॉल यहां तक लुढ़केगी तभी तो पॉइंट ए ऊपर पहुंचेगा। मतलब ये दूरी क्या होगी? ये जो कर्व वाली दूरी है ये इसके क्या होगी? बराबर होगी। और ये कर्व वाली क्या है? देखिए पूरी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आधी हो जाएगी ना, ये तो कितनी होगी? पाई आर। ये दूरी क्या होगी? पाई आर होगी। ये बात समझ में आई या नहीं? देखिए जब बॉल ए पॉइंट हमें कहाँ ले जाना है? उच्चतम बिंदु तक ले जाना है। ये कब पहुंचेगा? जब बॉल आधा क्या करेगी? रोटेट करेगी, एक बार क्या होगी? लुढ़केगी। तो ये जब यहाँ तक लुढ़केगी तभी तो यहाँ तक पहुंचेगी, पॉइंट बी यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं इसको पॉइंट बी दे देता हूँ, तो ये पॉइंट बी यहाँ पहुंचेगा, पॉइंट ए ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कितनी डिस्टेंस हुई? ये इतनी तो डिस्टेंस हुई जितनी ये बॉल की क्या है? आधी परिधि, और पूरी परिधि की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर, आधी की क्या हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हुई? पाई आर। अब देखिए ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? यहां तक मिडिल पॉइंट तक रेडियस। ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो पहले बात कर लेते हैं गेंद के विस्थापन की, पाई आर। तो पाई आर क्या होगा? 22/7 गुणा 14, तो उसे 44 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू किसमें दे रखी है? हमें सेंटीमीटर में। ये बात हुई केवल गेंद के विस्थापन की। आपने देखा, समझा, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो जगह थोड़ी कम है तो यहीं पे बात कर लेते हैं बिंदु ए के विस्थापन की। इसको हटा देता हूं मैं। अब बात करते हैं ए के बिंदु ए का विस्थापन। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे निकालेंगे। देखिए यहां से यहां तक कितनी है? पाई आर। ये कितनी है? 2 आर, क्योंकि लंबवत लेनी है हमें, और लंबवत लेंगे तो ये एंगल कितने का होने का? 90 का। और 90 में ये क्या हो गया? आधार, या ये आधार मान लो किसी को एक को, और इसको क्या मान लो? लंब मान लो। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो वही कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर की क्या है? पाई आर, और पाई आर की वैल्यू कितनी आई थी? 44 प्लस उसकी वैल्यू कितनी है? 14, यही आई थी। तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 44 मल्टीप्लाई 44 कितना होता है बताओ? 61 और 176, 176 6 3 9 और 1 1936, और 14 का 196। तो के स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया? 12 13 प्लस ए 1 और ये 1 2। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आएगी? √2 पाई 3 √2132। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वैल्यू कितनी निकाली थी? 44। ये कितनी निकाली थी? 2 पाई। अरे 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 अरे, ये गलत हो गया, गलत हो गया। 41 तो ये आधी थी, 28 हो गई ना, ये दोगुनी हो गई। और 28 का स्क्वायर करना है यहाँ पे।
जल्दीबाजी में देखो ये गलती मत कर देना। 28 × 28, 4 6 22 1 5 4 8 7 7 8 4। तो क्या होगा देखो, 0 8 और 3 11 12 1 10 और 7 1 2720, के स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। तो के इजकल टू क्या होगा, 2720 सेंटीमीटर। इसको हम अंडर रूट से सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या है मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने इतनी डिस्टेंस ले ली, जबकि हमें क्या डिस्टेंस लेनी है, कंप्लीट लेनी है। 14 ये है, 14 ये, तो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर होगा। ये थोड़ी सिली मिस्टेक है, आप भी ध्यान रखना, कई बार क्या है जल्दीबाजी में हो जाती है। तो ऐसे करके हमें क्या मिलेगा, बिंदु ए का विस्थापन मिलेगा, क्योंकि बिंदु ए कहाँ पर पहुंच गया, उच्चतम। और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि क्या होती है, कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये सीधी होगी। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देखना, ऐसे एक दो न्यूमेरिकल आप और कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं चैप्टर में आगे नई टॉपिक की। ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर में आगे। चैप्टर का नाम ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हमने मोशन की तो अभी बात की ही नहीं। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं मोशन। ठीक है, कि मोशन होती क्या है, ठीक है, और कितने टाइप की होती है। तो मोशन क्या होती है, देखो मैंने स्टार्टिंग जब की थी, जब रेस्ट की बात की थी, तो मोशन भी क्या होती है, गति। मतलब कि अगर हम चल रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मोशन हो या रेस्ट हो, इसको हम किसी के निर्देश तंत्र के क्या देखते हैं, सापेक्ष देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे सापेक्ष वो क्या है, गति में, जबकि हो सकता है कि उसके सापेक्ष हम क्या हो, गति में हो। तो ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात कर ली थी। अब हमें देखना है कि गति के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो एक तो देखिए गति होती है एक समान गति। ठीक है, बात किसकी करेंगे हम, एक समान गति की। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एक समान गति। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हेडिंग डाल लो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, देखिए एक समान गति क्या होती है, कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक निश्चित टाइम इंटरवल में कोई भी पार्टिकल निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं या एक समान गति बोलते हैं। मतलब अगर मैं एक सेकंड में 2 मीटर चलता हूं, तो अगले सेकंड में भी कितना चलूंगा, 2 मीटर चलूंगा, उससे अगले सेकंड में भी क्या चलूंगा, 2 मीटर चलूंगा। कहने का मतलब जैसे कि मान के चलिए ये 10 मीटर का पाथ है, एक सेकंड में भी 2 मीटर चलता हूँ, अगले एक सेकंड में भी 2 मीटर चलता हूँ, अगले सेकंड में भी दो, इसमें भी 2 मीटर चलता हूँ और इसमें भी क्या चलता हूँ, 2 मीटर। तो मैं प्रत्येक सेकंड में कितना चल रहा हूँ, 2 मीटर चल रहा हूँ, मतलब समा एक सेकंड में। तो समान समय में अगर मैं समान दूरी तय करता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कि समान समय में वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करना यदि वस्तु, देखो डेफिनेशन बनाते हैं, यदि वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है, तो बस वह वस्तु एक समान गति करती। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, यदि वस्तु एक सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करती है और अगले सेकंड में भी
2 मीटर दूरी तय करती है और यह प्रक्रम निरंतर चलता है तो वस्तु एक समान गति करती। आगे समझ में आपको कि अगर कोई वस्तु है वो 1 सेकंड में 2 मीटर तय कर रही है, अगले सेकंड में भी 2 मीटर चल रही है, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर चल रही है, या फिर अगर हम अपनी बात करें कि हम 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हैं, फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर चल रहे हैं, मतलब हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, मतलब समान समय में। या फिर अगर 1 सेकंड मान लें, जैसे 10 मिनट में मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ, अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलता हूँ, उससे अगले 1 मिनट में भी, वो 10 मिनट में मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूँ, मतलब मैं 10 मिनट में समान दूरी क्या कर रहा हूँ, तय कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूँ, एक समान गति कर रहा हूं। तो इसके हम विपरीत अगर हम बात करें तो दूसरी हम क्या बात कर सकते हैं, असमान गति। ये क्या हो गई, समान गति। अब दूसरी क्या बात करेंगे हम, असमान गति, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो, इसके क्या करना है, हमें जस्ट विपरीत करना है कि अगर मैं मतलब समान समय में और असमान दूरी तय करता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। जैसे कि मैं 1 सेकंड में चलता हूं, पहले सेकंड में चलता हूं 2 मीटर, और अगले दूसरे सेकंड में मैं चलता हूं 3 मीटर, उससे अगले सेकंड में चलता हूं 1 मीटर, उससे अगले सेकंड में चलता हूं 4 मीटर, मतलब मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं 1 सेकंड में केवल 2 मीटर ही चलूंगा। जैसे हम बात करें कि अगर हम 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हैं, उससे अगले 10 मिनट में हम 500 मीटर ही चल रहे हैं, उससे अगले मिनट में हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हमारा क्या है कि समान समय में हम असमान गति तय कर रहे हैं, वो असमान दूरी तय कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैसी गति है, हमारी असमान गति है। एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे कि मैं 1 किलोमीटर ही चल रहा हूं, तो पहले तो मैं चल रहा हूँ 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा हूँ, फिर उसके बाद में 7 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा हूँ, उसके बाद में 3 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा हूँ, मतलब टाइम अलग अलग है और दूरी क्या सेम है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। दोनों बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि या तो क्या हो, समान समय हो और दूरी क्या हो, अलग अलग हो, या फिर दूरी समान हो, समय अलग अलग हो, तब भी क्या होगी, वो असमान की वस्तु द्वारा असमान समय में समान दूरी समान दूरी तय करना असमान गति कहलाता है। और या फिर क्या ले सकते हैं, वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाता है। कोई वस्तु है 1 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, अगले दूसरे सेकंड में 3 मीटर चल रही है, अगले तीसरे सेकंड में 4 मीटर चल रही है, तो वो क्या कर रही है, आसमान में। मतलब कहने का मतलब फंडा सीधा सीधा सा ये है कि अगर कोई वस्तु समान समय में, मतलब एक अगर उसने समय मान रखा है, उसमें वो फिक्स दूरी तय कर रही है, तो वो एक समान गति कर रही है। अगर कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, मतलब एक अगर उसने मान रखा है कि 10 मीटर में मुझे 1 किलोमीटर चलना है, लेकिन अगले वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, अगले वो 12 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, अगले वो 13 मिनट में, तो मतलब क्या हो रहा है, टाइम गड़बड़ आ रहा है उसका, तो वो क्या होगी, असमान गति हो गई। या फिर अगर हम ऐसी बात करें कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, अगले 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर चल रहा है, अगले 10 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है, अगले 10 मिनट में 500 मीटर ही चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण अगर हम ले आते हैं नॉर्मली आसपास का, कि हम मान के चलिए अपने घर से मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे घर से निकलते हैं तो हमें मेन हाईवे तक जाने में या मेन सड़क तक जाने में क्या होता है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कहीं पर सड़क टूटी हुई है, तो हम धीरे 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 चलते हैं, मतलब 2 मिनट लगी हमने और 500 मीटर हमने तय किया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अच्छा रोड आ गया, तो उसी 2 मिनट में हम 1 किलोमीटर भी तय कर लेते हैं। मार्केट में क्या है, थोड़ी भीड़ मिलती है, तो हम 2 मिनट में 100 मीटर ही चल पाते हैं। तो हमने क्या देखा कि 2 मिनट में हम बार बार क्या कर रहे हैं,
डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, कहीं 500 मीटर चल रहे हैं, कहीं 1 किलोमीटर चल रहे हैं, कहीं 100 मीटर चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही बात करूं हाईवे पे, कि आप हाईवे से स्टार्ट करते हैं तो आप एक निश्चित दूरी मतलब स्पीड कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि कोई बाइक है, उसको हम 60 किलोमीटर पे ही चलाना है, तो हम देखेंगे कि 10 मिनट में भी वो 6 किलोमीटर चल रही है, अगले 10 मिनट में भी वो 6 किलोमीटर चल रही है, अगले 10 मिनट में भी वो 6 किलोमीटर चल रही है, 5 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, हर 10 मिनट में क्या हो रहा है, स्पीड मतलब जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, तो वो क्या हो गई, एक समान गति हो गई। लेकिन अगर हम घर से बाजार जाते हैं, कहीं जाम मिलता है, कहीं ब्रेकर मिलते हैं, कहीं सड़क खराब मिलती है, तो वो क्या हो गया, हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है और क्या हो रही है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, असमान गति करते हैं। मोस्टली जो हम नॉर्मली लाइफ में क्या करते हैं, असमान गति ही करते हैं, क्योंकि एक समान गति करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल है, क्योंकि सड़क रास्ते एक जैसे नहीं होते। इसको में अगर हम वैसे बात करें तो देखिए कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल आसान होता है तो 5 मिनट में भी एक हो जाता है, और कई बार टफ होता है तो 15 मिनट में भी एक नहीं होता। तो ये भी क्या हो गई, हमारी असमान गति तो हुई। कई बार क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, 5 मिनट में 2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सभी क्या है, असमान गति और समान गति के उदाहरण है। तो टॉपिक आज जो मेन स्टार्ट होने वाला है हमारा, वो होने वाला है चाल, जिसको हम बोलते हैं स्पीड, कि स्पीड क्या होती है। तो आज हम बात करते हैं चाल के ऊपर, कि जो हम स्पीड है वो होती क्या है। तो देखिए हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या तय करते हैं, कोई ना कोई दूरी तय करते हैं। तो दूरी में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या बोला मैंने, वस्तु द्वारा दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अब वस्तु द्वारा दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब देखिए फिजिक्स में कहीं पर भी आपको ये शब्द मिले परिवर्तन की दर, इसका मतलब ये है कि उसको किससे डिवाइड करना है, समय से डिवाइड करना है। दर का मतलब हम टाइम से लेते हैं मोस्टली। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, चाल इजकल टू दूरी बटे समय। इंग्लिश में बात करें, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें इसको फील करना है, अपनी लाइफ में फील करना है, तो देखिए ऐसे सोचिए कि हमें यहाँ से कहाँ जाना है, घर पे जाना है। ठीक है, हम अपनी ऑफिस पे हैं, मार्केट में, या फिर घर से स्कूल पे जाना है। और मान के चलिए घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। हमने स्पीड तेज की तो दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए जैसे ये हमारा स्वीट होम, ये हमारा स्वीट स्कूल, ये डिस्टेंस मान के चलिए 2 किलोमीटर है। घर से हमने चालू किया चलना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चलना। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें डिस्टेंस में क्या हो रहा है, समय के साथ, जैसे देखिए यहाँ 1 सेकंड चले हम, थोड़ा सा चले, 2 सेकंड में और चले, 3 सेकंड में, 10 मिनट बाद हम देखते हैं आधी दूरी तय कर ली। तो टाइम भी चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। तो यही तो परिभाषा देखो, दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो जब दूरी में परिवर्तन होता है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इसमें दूरी में क्या हो रहा है, देखो परिवर्तन हो रहा है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। ज्यादा कैसे हो रही है सर, कि देखो यहाँ से घर से क्या हो रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ घर से तो दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन स्कूल से दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, कि जब दूरी में परिवर्तन होता है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इसी से हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया कि चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, यूनिट। जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपसे वादा किया था कि हम प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी की उसी के साथ क्या लिखते जाएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो मीटर अपॉन सेकंड, या मीटर पर सेकंड, या इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स का आपको मतलब पता होगा कि अगर बटे से या हर से कोई क्वांटिटी ऊपर जाती है, या डिनोमिनेटर से कोई ऊपर जाती है, तो उस पर -1 लगा देते हैं, या ऊपर से नीचे आएगी तो -1 लगा देते हैं।
क्या मतलब उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की बेमा की, कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। देखिए m0, क्योंकि इसमें मास तो है ही नहीं, L1 और t की पावर -1, ये क्या हो गई इसकी डायमेंशन हो गई। तो चाल के बारे में आपको इतना सा पता होना चाहिए कि चाल की परिभाषा क्या होती है कि दूरी में परिवर्तन की दर की, जैसे जैसे दूरी में समय के साथ परिवर्तन मतलब दूरी में चेंज होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे ओडोमीटर पे दिखाई जाती है, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो ओडोमीटर पर एक क्वांटिटी दिखाई जाती है, जैसे 30 पर 32 पर, वो क्या होती है, वो होती है तात्क्षणिक चाल। अभी मैं आपको आगे बात करेंगे हम औसत चाल पर और तात्क्षणिक चाल पर, कि दोनों में डिस्टेंस मतलब अंतर क्या है। चाल क्या है, चाल एक मतलब आप बोलते हैं नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी है, इसके जो आगे डिवाइडेशन है वो क्या है, एवरेज स्पीड है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जिसको हम हिंदी में तात्क्षणिक चाल बोलेंगे और इंग्लिश में वो दूसरी को हम औसत चाल बोलेंगे। तो हम बात करें औसत चाल के ऊपर, आपने ये सब लिखा होगा, ठीक है। देखिए दो होती है चाल भी, कौन कौन सी, एक औसत और एक तात्क्षणिक। तो पहले बात कर लेते हैं औसत। चाल, एवरेज स्पीड। देखिए औसत चाल क्या होती है, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मुझे यहां से जयपुर जाना है, ठीक है, तो जयपुर के रास्ते में मैं घर से चला तो मेरी स्पीड कम थी, हाईवे पे स्पीड ज्यादा हो गई, रास्ते में कहीं जाम मिला तो वहां स्पीड कम हो गई, और जयपुर पहुंचते पहुंचते मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि रास्ता थोड़ा बीच में खराब भी था, तो वहां पर मेरी स्पीड कुछ और हो गई। कहने का मतलब कि मान के चलिए कि वहां 180 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरे घर से और जयपुर की, और मुझे ट्रेवल करने में 3 घंटे लग गए। आप सुबह 7 बजे यहां से चले और 10 बजे वहां पर पहुंच गए, 3 घंटे लगे, 180 किलोमीटर था। लेकिन रास्ते में अब मैं इसकी क्या निकालता हूं, स्पीड निकालता हूं, तो स्पीड क्या हो गई, दूरी बटे समय, कितनी हुई, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये केवल स्पीड नहीं, ये क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड कैसे हो गई, कि देखिए आप जब घर से चले थे तब क्या आपकी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर थी, जब हाईवे पर चल रहे थे तब आपकी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर थी, नहीं, क्योंकि देखो घर से चले थे तब हमारी स्पीड कम थी, हाईवे पर ज्यादा हो गई, जाम में और कम हो गई, कहीं हम रुक भी गए। लेकिन एवरेज जो आई हमारी, मतलब हमने जो एवरेज जो तय की वो क्या की थी, 60 किलोमीटर पर आवर की। तो एवरेज चाल या औसत चाल क्या होती है कि कुल दूरी बटे कुल समय का जो अनुपात होता है। देखिए कुल दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, और समय कितना है 3 घंटे, तो कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो देखिए यहां से भी हम फॉर्मूला देख सकते हैं, औसत चाल का क्या होता है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, औसत चाल एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय टोटल टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसको मैं हटा देता हूं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उसको ट्रेवल करने में टोटल कितना समय लगा, तो हम क्या बता देते हैं कि एवरेज स्पीड हमारी ये थी। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, 400 किलोमीटर है मान के चलो,
और हमें जाने में लगते हैं टोटल 5 घंटे। तो क्या हो जाएगी देखो, 5 से 80 किलोमीटर पर आवर। पर ऐसा तो नहीं है कि सभी जगह हमारी 80 किलोमीटर थी, लेकिन एवरेज क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, औसत चाल कहते हैं। देखिए चाल में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, आप उसको लिख सकते हैं कि चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, स्टार लगा के भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी है, अदिश राशि है। इसका भी देखो, अगर हम यूनिट और डायमेंशंस की बात करें तो वही होगी, क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या होगी इसकी, वही सर m0l1t1, ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि एवरेज स्पीड और जो स्पीड है, इन दोनों की यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। बस अंतर इतना है कि इसमें क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम होता है। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम तात्क्षणिक चाल की, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल, इंग्लिश में बोले इसको तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए ये क्या होती है, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो हमारा देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जो गाड़ी के स्पीडोमीटर होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तात्क्षणिक चाल को ही प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम जैसे बाइक चलाते हैं तो आजकल तो डिजिटल ओडोमीटर आने लगे हैं, तो उस पर दिखता है कभी 40 पर, कभी 42 पर, कभी 43 पर। तो वो केवल उसी क्षण की क्या बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं। मार्केट में जाएंगे तो वो 10 पे भी आ जाता है, 0 पे भी आ जाता है। इसका मतलब बाइक क्या हुई है, हमारी रुकी हुई है। तो वो क्या बता रहे हैं, उसकी उस टाइम पर क्या बता रहे हैं, चाल को बता रहे हैं। तो किसी क्षण वस्तु द्वारा, या फिर इसको हटा के लिखते हैं किसी क्षण पर वस्तु की चाल को उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वाहनों के स्पीडोमीटर या ओडोमीटर, स्पीडोमीटर उसकी तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चाल का फॉर्मूला क्या लगाया था मैंने, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। इसकी यूनिट डायमेंशन लिख ली, ये लिख लिया आपने, अदिश राशि होती है। अब देखो अदिश कैसे होगी, क्योंकि दूरी भी क्या होती है, अदिश होती है, समय भी कैसा होता है, अदिश होता है। तो ये राशि भी कैसी होगी, फिजिकल, ये क्वांटिटी भी कैसी होगी, अदिश होगी। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। ये 5-6 बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कि जो चाल होती है वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। या तो स्पीडोमीटर में जीरो दिखाएगा या फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, चाहे आप उसको बैक में चलाओ चाहे उसे फॉरवर्ड चलाओ, आगे चलाओ या पीछे चलाओ, तब भी उसकी चाल क्या होगी, पॉजिटिव में ही होती है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, इसको हटा दूं मैं। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, औसत चाल। क्वेश्चन नंबर 1,
अंकित के घर से ऑफिस की दूरी 5 किलोमीटर है तथा वह इसे 10 मिनट में 10 मिनट में 30 मिनट तो ले लो, 30 मिनट में तय करता है एवं दूसरे रास्ते से घर की दूरी 6 किलोमीटर है जिसे वह 40 मिनट में तय करता है तो उसकी औसत चाल की गणना करो। कहने का मतलब कि कोई अंकित है जो अपने घर से ऑफिस जाता है, तो इधर से जाता है तो 5 किलोमीटर है जिसको ट्रेवल करने में 30 मिनट लगती है। ऑफिस से दूसरे रास्ते से आता है तो 6 किलोमीटर है जिसको ट्रेवल करने में 40 मिनट लगते हैं। तो बताओ उसकी औसत दूरी, वो औसत चाल क्या है? तो औसत चाल एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी? 5 + 6 और अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ टाइम कितना है? 30 + 40 मिनट। ठीक है, ये किसमें? मिनट में। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 11 अपॉन ये क्या है? 70 मिनट। अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा? किलोमीटर पर मिनट। पर ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं, तो किलोमीटर को किसमें चेंज कर लेते हैं? इसको मीटर में चेंज कर लो, इसको सेकंड में चेंज कर लो। ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आवर में चेंज कर लो, तो 70/60, 7/6। तो देखिए 11 × 6/7 किलोमीटर पर आवर, 66/7 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में रख दिए मैंने। ये जो समय है 70 मिनट, ये किसमें चेंज कर दिया मैंने? आवर में चेंज कर दिया है, क्योंकि 60 मिनट का क्या दे दिया है? भाग दे दिया है। तो देखिए क्या आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 9.4 किलोमीटर पर। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? 9.4 किलोमीटर पर आवर। ये है हुआ एक नॉर्मली सा क्वेश्चन, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं एक और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है? आप उसको करने की ट्राई करेंगे। हटा दूं मैं इसको? ये था नॉर्मली क्वेश्चन। एक थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्या है आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। कोई नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम बता दो। चलो गरिमा ले लेते हैं। गरिमा अपने घर से स्कूल के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की, अपने घर से स्कूल के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तथा छुट्टी होने के बाद, छुट्टी ऐसा नहीं है कि बीच में से आ जाए, छुट्टी होने के बाद
स्कूल से घर के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि गरिमा है जो अपने घर से, या फिर उसमें एक और लिख सकते हैं उसी रास्ते से, है ना, सेम रास्ता ट्रेवल कर रही है। जैसे ये क्या है, उसका घर है और ये उसका स्कूल है। यहाँ घर से जब स्कूल जाती है तो 5 किलोमीटर सुबह सुबह जोश होता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। जैसे सुबह आप जाते होंगे तो तेज तेज जाते होंगे, छुट्टी होने के बाद थक जाते हैं बच्चे तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। तो ये जो रास्ता है वो सेम है, ये भी जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है, क्योंकि आप सेम रास्ते से स्कूल जाते हैं, स्कूल से भी सेम रास्ते से घर आते हैं। तो अब इसकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी नहीं, अभी हमने स्पीड पढ़ी है। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें ना तो हमें डिस्टेंस दी हुई है, ना हमें समय दिया हुआ है, तो देखिए दोनों चीज कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए सॉल्यूशन, तो हम मान लेते हैं कि जो घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो क्या है, x, ठीक है। तो देखिए घर से स्कूल जाते समय लगा समय, तो समय कितना लगा है, देखिए x समय क्या होता है, देखो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, चाल इजकल टू दूरी बटे समय, और समय निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा, समय इजकल टू दूरी बटे चाल। तो दूरी तो x मान ली, चाल कितनी है 5, ठीक है। और यही बात मैं करूं स्कूल से घर जाते समय, समय लगा समय x/4, मतलब जब देखिए अब हमें क्या निकाल रहे हैं, हम समय निकाल रहे हैं। दूरी तो हमने मान ली x, क्योंकि उसमें हमें दूरी और समय की जरूरत पड़ेगी, तो समय निकाल लेते हैं हम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपको पता कैसे कि समय निकालना है, देखिए कैसे पता चलता है, देखिए औसत चाल है ये, ठीक है। अब हमें औसत चाल तो वो बोल ही रहा है क्वेश्चन में निकालनी, तो यहाँ क्या चाहिए हमें, कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी तो हमने मान ली कि x है, तो दोनों हमने मान ली कुल दूरी, तो देखो x इधर जाएगी x इधर आएगी, 2x हो गई टोटल दूरी। पर समय कहाँ से निकालेंगे, तो हम अलग अलग समय निकाल लेते हैं। जैसे घर से स्कूल जाएगी तो कितना समय लगेगा, और घर से स्कूल जाएगी जब कितना समय लगेगा, और स्कूल से घर आएगी तो कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी तो सेम है, तो यहाँ तो x/5 दूरी बटे 40 फॉर्मूले से, और इसमें भी दूरी बटे 4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए औसत चाल के फॉर्मूले में हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। कुल दूरी कितनी हो गई, x प्लस एक्स, और कुल समय कितना हो गया, देखिए x+5 प्लस x+4। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया 2x, और अगर यहाँ मैं x कॉमन ले लूँ तो 1/5 प्लस 1/4, x से x क्रॉस हो जाएगा, तो देखिए क्या है 2/1 प्लस 5 प्लस 1/4। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 तो ऊपर रहेगा ही, 20, 4 प्लस 5, 20 ऊपर जाएगा तो 40/9। ये आपको मैथ आनी चाहिए। और 9 का हम जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 बार जाएगा, फिर 4 बार, फिर 4 बार, क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। ये क्या आएगी, इसकी एवरेज स्पीड आएगी। आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सबसे पहले हमें उसको समझना है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गरिमा है वो अपने घर से स्कूल के लिए जाती है, तब वह कितनी स्पीड से चलती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद उसने दे रखा है कि जब वो स्कूल से घर आती है तो कितने से चलती है, 4 किलोमीटर। अब हमें उसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमारे पास ना तो टोटल डिस्टेंस है ना टोटल टाइम है, दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं, किससे, क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उसकी टोटल डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं। डिस्टेंस हमने मान ली कि घर से जो स्कूल की
जो डिस्टेंस है वो x है। तो देखिए x तो ये इधर से जाएगी और x ही वापस आ रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। सर ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम देखिए पहले तो वो जा रही है घर से स्कूल, तो घर से स्कूल जब जाएगी तो समय कितना लगेगा। अब समय क्या होता है, चाल वाले फॉर्मूले से देख लेंगे पक्षांतरण करके। तो समय इक्वल टू क्या हुआ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है x और स्पीड कितनी है उसकी 5। ऐसे ही जब वो स्कूल से घर आएगी तब। अब देखिए ये हो गया समय, तो टोटल समय को करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, इसमें x कॉमन ले लिया, ऊपर 2x हो गया, x से x क्रॉस हो गया। और सिंपल मैथमेटिकल से मैंने इसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड इसकी मैंने फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला कि ये लगाना कब कब है। इसके लिए देखियो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 रख के देख लो। 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 प्लस 4, 5 को 20, 40 अपॉन 9 कितना है, वही 0.44। ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, जिसको आप याद कर लें। शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दो बताऊंगा, ये कौन सी है और अब दूसरी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब कौन सी लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप ये शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया तो देखिए अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी कौन सी बात करते हैं, चलो देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ये हटा दूं मैं, अभी पहले आप इसी शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करें, एक दो न्यूमेरिकल्स और देखें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरी शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, एक और, ठीक है। तो आज आपको ये टॉपिक औसत चाल, चाल के बारे में जो हमने बात की, एक समान समान गति, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए, वो आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, इसकी एक दो शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी, वो आप याद रखें। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं, हम इतना लंबा आप सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, उससे आपको शॉर्ट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये एक दो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए, औसत चाल, एक समान गति कैसे लगे, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।